दो मुद्दे हैं जो मार्केट को बहुत परेशान कर रहे हैं। एक तो मोदी जी ने जो अपील की कि देश भर में कैसे ऑस्टेरिटी यानी कंजूसी अपनाई जाए और एक फ्रूगल लाइफ जीते हुए अपने मुद्रा भंडार को बचाएं। और दूसरा एक नया ताज़ा मामला आ गया है एआई का। एक नई कंपनी बना दी है ओपन एआई ने और उसकी वजह से आईटी शेयरों में तगड़ी पिटाई हो रही है। तो ये दो मुद्दों को डिटेल में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये बड़े हैं और काफी दूरगामी इनके प्रभाव होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ये उछल के खत्म हो जाए, इनके बहुत लंबे इम्पैक्ट होंगे। तो हम लोग इस पे आज बातचीत करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये दोनों मुद्दे बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मुद्दे दरअसल हैं क्या, उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको चर्चा करेंगे। और चर्चा हम करेंगे अभय जी के साथ। अभय जी के बारे में भी एक बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, लेकिन पहले ये दो मुद्दे समझते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि आईटी शेयर्स में इतनी भयानक गिरावट क्यों है। तो खोज करने पे ये पता चला कि ओपन एआई नाम की जो कंपनी है, जिसको आप चैट जीपीटी के नाम से ज्यादातर जानते हैं, ये उसकी कंपनी है, उसने एक नई कंपनी अपनी लॉन्च कर दी है एक्विजिशन के थ्रू। उस कंपनी का नाम है टुमारो, और उस टुमारो ने हमारा टुडे खराब कर दिया। आज बहुत बुरी तरीके से आईटी शेयर पिट गए हैं। तो टुमारो एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसको ओपन एआई ने एक्वायर कर लिया है, और इस एक्विजिशन में उनके साथ बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं इस एक्विजिशन में। तो ये क्यों खरीदा और इस टुमारो से हमें क्या डर है। तो टुमारो से डर ये है कि इसके पास 150 हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं जो एआई इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। यानी जो भी आप एआई का मॉडल खरीदेंगे उसको ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो प्रश्न ये उठा कि फिर ये टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये क्या करेंगे, ये भी यही काम करते हैं। तो अब तक हमें ये सिखाया जा रहा था कि मॉडल वो बनाएंगे लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारा पुराना काम है प्लम्बर वाला, कि हम नल ठीक करते हैं, नल आप बनाओ। अब नल बनाने वाली कंपनी ने खुद ही कहा कि हम नल भी बनाएंगे। यानी एशियन पेंट कह रहा है कि घर की पुताई भी हम करेंगे। तो वो पुताई वाला बेचारा क्या करेगा। ये है असली समस्या आईटी की। और ये जो टुमारो नाम की कंपनी है, ये ऑलरेडी $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से चल रही है। इसके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है। बहुत सारी जो कंसल्टिंग फर्म है उसकी क्लाइंट है और इसके इंजीनियर जाके वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसलिए आईटी के लिए एक जो लास्ट जिसको कहते हैं होप थी कि नहीं इम्प्लीमेंट तो हम ही करेंगे, वो भी अब खतरे में पड़ता हुआ दिख गया। और माइक्रोसॉफ्ट, टीपीजी, सॉफ्टबैंक, इन सब ने मिलकर इस टुमारो नाम की कंपनी को बनाया है। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है देशवासियों से कि वो 7 संकल्प लें, जिसमें पहला संकल्प ये वो अपने घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। दूसरा, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें, बिना मतलब में इधर उधर बाइक लेके मत घूमें। और सोना 1 साल तक मत खरीदिए, चाहे जो आपके घर में फंक्शन हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि विदेश में जो लोग बहुत घूमने जाते हैं वो बंद कर दीजिए, या विदेश में शादी करने जाते हैं वो भी मत करिए, सब कुछ लोकल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एडिबल ऑयल आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तली भुनी पकौड़े खाते रहते हैं, ये 10% कम करिए। थोड़ा सा देह और देश दोनों को इससे फायदा होगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी और पैसा भी बचेगा। फिर उन्होंने कहा केमिकल फर्टिलाइजर भी अप टू 50% कम करिए, क्योंकि फर्टिलाइजर खरीद के हम बाहर से लाते हैं, डॉलर खर्च होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि डीजल पंप की जगह सोलर पंप का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमें डीजल खरीदना पड़ेगा, क्रूड खरीदना पड़ेगा तो वो महंगा पड़ेगा। और अंत में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और ईवी का इस्तेमाल करें। अब समस्या ये है कि ईवी बनती है चाइनीज माल से, तो वो घुमा फिरा के चाइना में पैसा चला जाएगा अगर अमेरिका नहीं गया तो ये दोनों मुद्दे हैं जिस पर मैं अभय जी से आज चर्चा करना चाहता हूं। तो अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अभय सर से इसलिए बात करना जरूरी था कि नहीं, ये बहुत सीरियस नोट में मैं कह रहा हूँ कि अभय सर इज द ओनली मैन इन दिस कंट्री आई हर्ड हु इज अगेंस्ट द आईटी बिजनेस। बाकी लोगों ने बीच बीच में अपने व्यूज ऊपर नीचे बदले भी कि आज थोड़ा वैल्यूएशन ठीक हो गया तो अब खरीद लो, फिर अच्छा अभी ठीक लिया। लेकिन अभय जी पिछले 3-4 सालों से लगातार कह रहे हैं कि आईटी कंपनी नहीं करेगा, और वो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। तो अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या अब आप थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ आईटी में कि अभी भी बना हुआ है? नहीं, अब तो मुझे नीरज जी डर लग गया, क्योंकि आपने जितने भी आईटी इन्वेस्टर हैं उन सबको एक निशाना दे दिया मेरे रूप में कि यही आदमी है, इसको ही पकड़ो। तो अब पूरे देश भर में अगर मेरे नाम की सुपारी दी लोगों ने तो आपको ही पकड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए, मेरा गुस्सा बिल्कुल नहीं था। मेरा मेरा गुस्सा, मैं भी चाहता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री हमारी वाइब्रेंट हो, लोगों को नौकरी मिले और
हम प्रोडक्ट डेवलप करें, इनोवेशन करें, हम भी एआई के टूल्स बनाए। पर गुस्से ज्यादा मेरा डिसअपॉइंटमेंट था नीरज जी, पिछले 3-4 साल से जो मैंने देखा कि इनोवेशन पे फोकस नहीं है। जो पुराना मॉडल है कि आपके 1 लाख लोग हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख है, फिर 4 लाख है, तो आप बड़ी कंपनी बनते जाएंगे, जितने ज्यादा लोग आप हायर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ दुनिया एक ऐसे डायरेक्शन पे जा रही थी कि हम कम से कम एम्प्लॉयज को लेके ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करें प्रोडक्ट की और एफिशिएंसी की, नए टूल्स बनाए, जो नए टूल्स हैं उनको यूज करें। पर हमारा अभी भी, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अभी भी जो रिजल्ट्स आए बड़ी कंपनीज की, उसमें भी वही फोकस है कि हमने इतने लोग निकाल दिए, 15,000 निकाल दिए, 10,000 निकाल दिए, अब हमारा पर एम्प्लॉई ये प्रोडक्टिविटी है। वो पूरी दुनिया बदल गई है। जैसे आपने कहा टुमारो जैसी कंपनीज हैं ओपन एआई के साथ मर्ज करके, अब वो जो कस्टमर को सोल्यूशन चाहिए वो दे रही है। हमारी कंपनीज अभी भी ये कह रही है कि नहीं, हम जिस तरह से दे रहे थे सोल्यूशन पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, वैसे ही देंगे। पर कस्टमर को वो नहीं चाहिए। अब कस्टमर को चाहिए कि जो नई कंपनीज हैं, जो एआई कंपनीज हैं, वो अपना इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही हैं, टूल्स क्रिएट कर रही हैं, स्पेसिफिक टूल्स क्रिएट कर रही हैं। छोटे एंटरप्राइजेस जो पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी कर पा रहे हैं एआई की वजह से। तो पैसा जो है कस्टमर का, अब वो कहाँ जा रहा है? अब वो जा रहा है एजेंट्स के लाइसेंस खरीदने में, या फिर वो या तो एंथ्रोपिक का क्लॉड है, या चैट जीपीटी के लाइसेंस हैं, या परप्लेक्सिटी के लाइसेंस हैं। इतने सारे टूल्स हैं, उनके अलग अलग लाइसेंसेस हैं। कस्टमर वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। कस्टमर अब इंडियन आईटी सर्विसेज की सर्विसेज खरीदने के लिए नहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये मतलब ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जब आपको याद होगा टेस्ला लॉन्च हुई थी, पहली फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस समय फोर्ड ने, जीएम ने, जो क्राइसलर ने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, टोयोटा, उन्होंने कहा कि इनको क्या मालूम, ये तो हम इतने सालों से, 100 सालों से बना रहे हैं, पहली मॉडल टी फोर्ड हमने बनाई, इनको क्या, ये तो ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, ये तो कंप्यूटर कंपनी है। और फिर एक समय आया कि जब टेस्ला की मार्केट कैप जो है वो दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को मिला के उससे ज्यादा है। तो अब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब ये हम पैराडाइम शिफ्ट में हैं, पर जो हमारी कंपनीज हैं वो पैराडाइम शिफ्ट नहीं कर रही हो, तो और उसी जमाने में जी रही हैं जहाँ पे पहले जी रहे थे। तो जब इनोवेशन आएगा, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसका नतीजा एक ही है कि आप पीछे छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा जो विश्वास है इन्वेस्टर्स को, बॉटम फिशिंग चलती रहती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करके उसको स्टॉक्स को खरीदते रहते हैं। मुझे लगता है इन स्टॉक्स में कोई बॉटम है अभी भी, क्योंकि कोई डिजायर ही नहीं दिख रहा है सीनियर मैनेजमेंट से कुछ चेंज करने का या कुछ नया करने का। उनको कॉस्ट कम करने को बोलो, 15,000 लोग नीचे के निकाल देते हैं। मुझे लगता है कि ऊपर के 150 निकाल दें तो शायद फिर भी कुछ बात बने। सो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग है। मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि हो सकता है कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये सडनली कॉम्पिटिटिव हो जाए, वापस ग्रोथ ट्रैक पे हो जाए। पर अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। सर, ऊपर के 150 लोग निकालने से दो फायदे होंगे। एक तो हैवी सैलरी वाले हैं, तो 15,000 के समय 150 लोग निकालेंगे तो उतना ही खर्चा बचेगा, और दूसरा थोड़ा दिमाग भी साफ होगा। जो पुराने और लोग अब यंग ब्लड को लाएंगे ना। मैं एक पढ़ रहा था एक कि अब चाइना में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो सीटीओ जो है उनकी सबकी उम्र 25 साल से कम होगी। तो अब वो उन्होंने डिसाइड करके कर दिया ये, और हम इसके बारे में अभी सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कल्चरली नहीं है एज्यूम कर पाएंगे कि कैसे एक कंपनी जो लार्ज कंपनी है उसका सीटीओ 25 साल से कम की उम्र का है। पर आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से है जो 25 साल की उम्र से कम के हैं, ग्लोबली जो एआई कंपनीज बना रहे हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, उनसे ही है। तो आपको उनके बैटल उनकी तरह से ही लड़नी पड़ेगी, अपनी तरह से नहीं लड़ सकते हैं। तो अब चाइना जैसी कंपनी, वो भी कल्चरली इंडिया जैसे है ही है, वो अगर इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लेते हैं? तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो चीज 2020 से मान लीजिए ज्यादातर एआई शुरू हुआ, बढ़िया फ्लेवर में आया, तो अब तो ये बात मतलब बच्चों को समझ में आ गई कि एआई के से क्या क्या हो सकता है। तो जो ये पुराने लोग हैं, इनके न समझने के लिए, मैं ये तो नहीं मानता कि ये लोग की बुद्धि कम है, ये समझ नहीं पाते। बुद्धि तो है इनकी, समझ तो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
करते क्यों नहीं? क्या इसलिए इनको डर है कि यार हमको क्या लेना, अपना तो 2-4 साल बचे रिटायरमेंट के, अपना पैसा बन गया है, ईसॉप खूब है, धंधा चल रहा है, अभी अपने पास बैलेंस शीट में भी कैश, अपना काम हो गया, बाकी जिसको देखना देखे। या फिर ये सोच है कि इनको लगता है कि वो चेंज करना अपने आप में इतना कठिन काम है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो छोड़ो फिर क्या करना। क्या रीजन क्या लगता है? ये दोनों रीजन मिला के ही हैं, जो आपने दोनों रीजन किए ना, इनको मैं जोड़ूं तो 100% रीजन निकलेगा। और वो इसलिए कि चेंज मैनेजमेंट, एक ऐसी कंपनी जिसमें आपके पास 8, 10, 20, 10 लाख लोग हैं, इमेजिन करिए, उसमें आपने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया कि जहाँ पे आप लोअर लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हैं, फिर वो अच्छा करते हैं तो आप उन्हें लीड प्रोग्रामर बनाते हैं, लीड प्रोग्रामर से वो जाके प्रोजेक्ट हेड बनते हैं, प्रोजेक्ट हेड से वो जाके फिर मिडिल मैनेजमेंट बनते हैं, फिर वो सीनियर मिडिल मैनेजमेंट, फिर वो सीनियर मैनेजमेंट। एक हमने पूरी हायरार्की बनाई हुई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस हायरार्की को डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा कि आप ऊपर से नीचे लग सब इनोवेटर्स हैं, सब का एक ही है कि आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। तो आपको लिटरली ये कंपनी बंद करके नई कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी में भी वो हिम्मत है। और वो पहली जो आपने रीजन दिया उस पर आती है बात कि भाई क्यों करे यार, मतलब थोड़े दिन की तो बात है, अपना समय निकालो, फिर बाकी बाद में किसी और को देखा जाएगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है ही। अब जो मिड कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज है वो फिर भी थोड़ा इनोवेट कर पा रही है, क्योंकि वो यंग कंपनीज हैं, थोड़ा डायनामिक है, तो कोशिश वो कर रहे हैं। बड़ी वाली तो मुझे नहीं लगता कि जो आपने रीजन बताए दोनों ही एकदम जायज है, और उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी होगा यहाँ पे। एक्चुअली जो ये वाली खबर आई ना, टुमारो वाली, जो चैट जीपीटी की नई इम्प्लीमेंट कंपनी है, डिप्लॉयमेंट कंपनी, ये मुझे लगता है रियल थ्रेट है। जो अभी तक मैंने एक नंदन नीलेकणी का एक आर्टिकल आया था, उसमें भी बहुत डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा कि डरना नहीं चाहिए और ये होगा वो होगा। बट महीन शब्दों में हल्के हाथ से उन्होंने ये भी कह दिया कि हमको तो इम्प्लीमेंट वाला ही काम करना है, हमें क्यों जाना है उधर प्रोडक्ट में। मुझे लगता है कि इस ऐसा तो है नहीं कि टुमारो कंपनी कल के आई तो यूके की बहुत ही स्टैब्लिश कंपनी धंधा कर रही है। अगर नंदन नीलेकणी जैसे लोग या बहुत सारे और जो इन्फोसिस के पुराने फाउंडर्स लोग की अभी तक ये थिंकिंग है, देखिए इससे कोई इंकार नहीं कि आईटी कंपनियों ने देश में बहुत रोजगार बनाया, बहुत वेल्थ क्रिएट की, बिल्कुल आई मतलब बिल्कुल रिगार्ड के साथ ये मैं कह रहा हूँ। स्टिल अगर आपके बिजनेस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, आप इररिलेवेंट हो गए हैं, तो आपको रीइन्वेंट करना ही पड़ेगा ना फिर। तो अब अभी तक आप ये कहते थे कि हम तो इम्प्लीमेंट कर देंगे, बनाओ आप करेंगे तो हम ना, अब तो वो भी खत्म है, अब आप क्या करोगे? तो ये क्या एक मतलब टॉप लेवल की ज्यादा प्रॉब्लम है रादर की नीचे हम लोग दोष देते रहते हैं कि स्टाफ कम करो, ये करो वो करो। आई थिंक टॉप लेवल का थोड़ा ये था कि शायद चलो ऐसा ही हवा है, चलिए उतर निकल जाएगी, हम वापस आ जाएंगे, शायद ये थोड़ी थिंकिंग थी। दूसरा एक नॉन डिसरप्शन की थिंकिंग। मुझे लगता है इंडिया में ना कल्चरली हम डिसरप्शन से घबराते हैं, हमको लगता है ये आलसी है हम जो लोग चल रहा है, हाँ जो चल रहा है चलने दो, क्यों किसी को निकालो, किसी की बेचारे की जिंदगी चल रही है, उसने ईएमआई पे गाड़ी ली है, उसने उसके बीवी बच्चे हैं, वो अच्छी बात है, सोचना चाहिए। पर अब आप जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का नेचर ही है डिसरप्शन का, तो आप उसमें एंटी डिसरप्शन बन के नहीं रख सकते हैं, एंटी री इन्वेंशन बन के नहीं रह सकते हैं। आपको हर साल 1.5 साल में पूरी कंपनी री इन्वेंट करनी पड़ेगी अपनी। सो ये जो आपने बोला री इन्वेंशन, और इसमें दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारी कंपनीज इन्होंने बड़े बड़े डिविडेंड दिए, बड़े बड़े बायबैक दिए, यू नो, इन जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, ऐसे टीसीएस है, टाटा ग्रुप को मोटा पैसा देते हैं, इन्फोसिस के फाउंडर्स को पैसा मिलता है, विप्रो हैं, और ये सारे फाउंडर्स अपना अपना फैमिली ऑफिस चलाते हैं। और उस फैमिली ऑफिस में वो सारे के सारे इनोवेटिव एआई ओरिएंटेड कंपनीज, न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज, उस सब में इन्वेस्ट करते हैं। तो अपना फाउंडर्स ऑफिस से, वो फैमिली ऑफिस से इन न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अपनी जो मेन कंपनी है उसमें नहीं कर रहे हैं। तो वो बात भी मेरे को समझ में नहीं आती कि आपका बिलीफ है कि नहीं इनोवेशन में। अगर है तो अपने फाउंडर फैमिली ऑफिस से क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्टली अपने मेन कंपनी से करिए ना। सो ये जो कैपिटल एलोकेशन है इन कंपनीज का, वो भी बड़ा पुअर है। पैसा जो बना रहे हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन आर&डी, वो पूरा पैसा बांट देते हैं। अब टीसीएस से वजह से जो डिविडेंड आता है उससे लिटरली मुझे लगता है पूरा टाटा ग्रुप चल रहा है, और अगर उस पर प्रॉब्लम आई तो उसका टाटा ग्रुप के कैश फ्लोज का क्या होगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसके कोलैटरल
डैमेजेस भी बहुत है नीरज जी। ये नहीं है कि आईटी सेक्टर में अगर प्रेशर आया, जॉब लॉसेस हुए, मार्जिन्स कम हुए, वैल्यूएशन कम हुए, तो वो सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित रहेगा। उसका बाहर भी काफी सोशल इम्पैक्ट भी आएगा। नहीं, और इसका जो सेकंड लाइन इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट सेक्टर में, कंज्यूमर Yes. ड्यूरेबल सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, ये सब, क्योंकि हाई पेइंग जॉब वहां मिलते थे और अब वो नहीं होंगे। मुझे तो ध्यान आ रहा है कि जो जैक डोर्सी है, उस जो पहले ट्विटर का सीईओ था, उसने अपनी कंपनी बनाई और उसने अपनी कंपनी में एक झटके में कहा कि हम 35 to 75% स्टाफ निकाल देंगे। उसने एक लेटर लिखा कि ना तो हमें बिजनेस की प्रॉब्लम है, ना हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हमने जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है उससे प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब था कि कुछ समय बाद आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो अगर उस लेवल का डिसरप्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम देखिए, किसी को नहीं अच्छा लगता कि किसी की जॉब जाए, लेकिन इवेंचुअली वो होगा। जी। जिस दिन आप वाइबल ले लेंगे उस दिन आप मजबूरी में करेंगे, तो अभी आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली मतलब क्या अभी भी आधे वैल्यूएशन पे आपको अच्छे लगेंगे कि अभी भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगेगा। मैं ये सुनना चाहूंगा। इसे मेरी विश लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं नीरज जी, ये होगी कि देखिए, इंडिया में भी ना इमर्जिंग स्पेसेस हैं। ये नहीं कि आपको एआई कंपनी ही बनना है। बहुत सारे इमर्जिंग स्पेसेस हैं जहाँ पे हम पीछे हैं अभी दुनिया से। आप सेमीकंडक्टर डिजाइन को देख लीजिए। हमें डिजाइन इंजीनियर्स चाहिए जो डिजाइन कर सकें हमारे सेमीकंडक्टर्स, इंडिया में बना सकें। करीब 10-12 प्लांट्स लग रहे हैं इंडिया में इस समय जो सेमीकंडक्टर को पैकेज करेंगे, पर पैकेज करने के लिए उनके डिजाइन होना जरूरी है। अब जैसे सरकार ने 1 अप्रैल से सारे चाइनीज सीसीटीवी पे बैन कर दिया है। तो अगर चाइना से सीसीटीवी नहीं आएगा, उसमें एक सेंसर लगा रहता है जो सेमीकंडक्टर है, तो इंडिया में बनाना पड़ेगा। और अगर इंडिया में बनाना है तो उसे कौन बनाएगा? तो एक इस तरह के काफी इमर्जिंग स्पेसेस हैं, बायोसाइंसेस है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। और मुझे लगता है ये आईटी सर्विसेज कंपनी में अगर सर्विसेज से नजर उठाएं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है कि इन सारे इमर्जिंग स्पेसेस में जहाँ पे भारत को जरूरत है रियल इनोवेशन की, उस पर ये फोकस कर पाए। तो मेरी ये विश लिस्ट है कि शायद किसी ना किसी दिन ये भी कहें कि एज ए टीसीएस ने एक हाफ स्टेप लिया ये बोल के कि हम 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाएंगे, पर वो 1 गीगावाट से कुछ होगा नहीं। पर चलो, उन्होंने, मैं कहता हूँ, इतना सोचा तो सही कि हम अपने सर्विसेज बिजनेस से बाहर निकल के कुछ और करें। तो अगर इनको थोड़े बड़े बेट्स लेने पड़ेंगे, इंडिया में इतने सारे इमर्जिंग स्पेसेस है, माइटी है, सरकार या अश्विनी वैष्णव बात करते रहते हैं कि हमको अपनी डिफेंस का सॉफ्टवेयर हमको बनाना चाहिए। क्यों हम बाहर से डेसॉल्ट जैसी कंपनी से डिफेंस के सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं? क्यों हम अपने फाइटर जेट्स, अपने सैटेलाइट्स, अपने स्पेस टेक क्यों हम अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं? तो स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो सारा काम, पर ये भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये लोग उस रास्ते पे जाए, तब मैं कहूंगा डेफिनेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पर जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो फिर हाफ वैल्यू क्या, मतलब कोई वैल्यू नहीं है फिर। इंटरेस्टिंग। अगले टॉपिक पे चले उससे पहले एक बात कहें, अभी कुछ लोग सुन के ये कहेंगे कि वहां $400 बिलियन, $300 बिलियन का है, अपने पास इतने पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो काम आपको करना है उसमें $400 बिलियन नहीं डालना चाहिए, आपको स्केल अप करने के लिए चाहिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए। एनवीडिया इज नॉट द रियल विनर, रियल विनर इज चैट जीपीटी, रियल विनर इज एंथ्रोपिक, रियल विनर इज माइक्रोसॉफ्ट। जहां पैसा आता है वो हार्डवेयर बना रहा है एनवीडिया या टीएसएमसी या आपका एसके हाइनेक्स, वो भी अंतर समझना पड़ेगा। तो ये वाला लॉजिक मुझे ट्रोलर्स का अच्छा नहीं लगता कि वहां बहुत पैसे लग रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द सेक्टर। लेकिन सर दूसरा जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। अब वो सवाल नीचे मैंने लिख दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोगों को अब बहुत ही किफायती हो जाना चाहिए। तो मुझे तो पहले तो ये समझाइए कि ये अचानक से क्या कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है क्या? नहीं, मेरे को सच में ये समझ में नहीं। मेरे इसको कहते हैं ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि अच्छी भली जिंदगी चल रही है, सडनली है। और आपका पॉलिटिक्स पे काफी और इकोनॉमिक्स पे दोनों पे हैंडल है। मैं आपसे बल्कि समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ? अभी बंगाल में इलेक्शन जीते, एक गुडविल था सब जगह, और ऐसा मौका, मतलब क्या हुआ प्रधानमंत्री जी को कि एकदम डराने वाला स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, कंज्यूमर्स को? कुछ तो उन्होंने
कुछ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिक्स है कि सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ इकोनॉमिक्स है? मतलब आपका क्या व्यू है इसमें? देखिए अभय जी, दो इसमें, एक तो ये जो अनाउंसमेंट अभी जो इन्होंने किया, अपील किया, अनाउंसमेंट क्या मतलब अपील जो इन्होंने किया है वो इसलिए अभी किया है कि इलेक्शन थे 4 मई तक, तो ये कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो तो अपने लिए नुकसानदायक हो जाता उनके लिए, वरना शायद ये अपील वो 1.5 महीने पहले करते हैं। तो इलेक्शन की वजह से ये अपील देर से आई। लेकिन इस अपील में कुछ मुझे बेसिक क्वेश्चंस मेरे मन में उठ रहे हैं कि ये बात सच है कि जब आपकी क्रूड बास्केट $70 की थी और अब वो $110-120 की हो गई, तो आपकी इनपुट कॉस्ट सीधे डबल हो गई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एटीएफ के दाम दुगने हो गए हैं, पेट्रोल डीजल में 1,40,000 करोड़ का हिट गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है एक्साइज ड्यूटी कट करके। 70 रुपये आप पीएनजी के दाम बढ़ा चुके हैं, कमर्शियल के दाम बढ़ा चुके हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मैनेजेबल नहीं है। अभी भी शायद 1.25 लाख करोड़ का अंडर रिकवरी है कंपनियों की। तो इसको देखते हुए आपने ये फैसला लिया है, अगर तो ये फैसला आपने इतना लेट क्यों लिया है? इलेक्शंस के समय जिस तरह की रैलियां निकल रही थी, जिस तरह से रोड शोज चल रहे थे, तब ये किफायत नहीं की गई, अचानक से आपको अब किफायत की याद आ रही। तो इसलिए बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आज ऐसा क्या है जब आपकी इंडियन क्रूड बास्केट गिर के $100 के आसपास आ गई, तो क्या कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है क्या? क्या कोई और युद्ध होने वाला है क्या जरूरत से ज्यादा ईरान उसमें कुछ लफड़ा हो जाएगा तो फिर से भाग जाएगा? ऐसा क्या हुआ? मेरी समझ ये कहती है कि शायद फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ऑलरेडी डैमेज डन है, उसको मिनिमाइज करने की ये कोशिश हो रही है, क्योंकि 80 दिन हो गए, करीब 85 दिन इस युद्ध के चलते हुए। तो Q4 में कंपनियों ने अपनी इन्वेंट्री और सब मिला जुला के अच्छे रिजल्ट दिखा दिए थोड़े बहुत, लेकिन Q1 बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि उसमें तो पूरा इम्पैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो शायद भविष्य में अगर ये दाम नीचे नहीं आते हैं तो इसको प्रीएम्प्ट करते हुए मोदी जी ने ये कहा है कि अभी नहीं सुधरेंगे तो वाकई दिक्कत आएगी। दूसरा, मुझे लगता है कुछ बड़े स्टेप वो लेना चाहते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना, मे बी ऑयल बॉन्ड लॉन्च करें, या हो सकता है गोल्ड पे ड्यूटी बहुत बड़ा। इस तरह के कोई बड़े स्टेप लेने से पहले, जिसको कहते हैं ना कि माहौल बनाना, तो उन्होंने पहले ही माहौल बना दिया है कि अब बड़े हार्ड स्टेप लिए जाएंगे तो पब्लिक उसमें ज्यादा रिएक्ट ना करे। मुझे तो ये लगता है कि ये रीजन है, अदरवाइज ये फैसले तो 1 महीने पहले करने चाहिए आपको। अपील अब जैसे आपने कहा, अपील अपनी तरफ से सेंसिबल अपील है, उसमें कोई ये नहीं कहे कि आप कुछ गलत कह रहे हैं। आई थिंक टाइमिंग का इश्यू है। और गोल्ड तो मैं भी मानता हूं कि देखिए, गोल्ड जस्ट बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है तो उसको भरे जाए, नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, तो इस मौके को ही नहीं, सरकार को तो हर मौके के कहना चाहिए कि भाई तुम गोल्ड मत लो, उसकी जगह कैपिटल मार्केट में पैसा आने दो, बैंक्स में आने दो, जिससे कैपेक्स में जाए, कंपनी की ग्रोथ पे जाए। अब आप सारा हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो गोल्ड में चली जाएगी, तो कैपेक्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो गोल्ड तक मैं समझ सकता हूं, पर ये जो इकोनॉमी को स्लो डाउन करने वाले पोटेंशियल स्टेप्स है ना, इनसे मैं थोड़ा घबराया कि आप घर से काम करिए, बाहर मत निकलिए, घूमने मत जाइए। पर आप ये भी तो सोचिए ना, काफी एक इंडस्ट्रीज है, डिपेंड करती हैं ट्रैवल पे, हॉस्पिटैलिटी पे, तो उनका जो कोलैटरल डैमेज आएगा। और आई थिंक इसको मार्केट भी थोड़ा, जो 2 दिन में हमने करेक्शन देखा, वो भी ऐसा रीड करा जैसे आपने कहा कि क्या कोई बड़े कदम आने वाले हैं जिसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है, कि जैसे ETF बैन हो गए, या कुछ ऐसा हो गया कि आप गोल्ड खरीद ही चाहे भी तो नहीं खरीद पा रहे, या आपके पास एक्सेस गोल्ड है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। तो वो भी एक डर है। तो आई थिंक और ये डर तब तक रहेगा जब तक कुछ करते नहीं है। सो आई थिंक वो मार्केट भी और इन्वेस्टर्स भी थोड़ा एक डर के माहौल में रहेंगे अब हफ्ते 10 दिन। तो देखिए अभय जी, जो ये जो 7 स्टेप बताए गए हैं कि आप ट्रेवल मत करिए, गोल्ड मत करिए, फर्टिलाइजर कम यूज करिए, पेट्रोल डीजल कम यूज करिए। अब पेट्रोल डीजल कम यूज करेंगे तो गाड़ी भी कम चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे उपाय लोग मान लें और कल से एकदम इसको लागू कर दें, तो आपका अगले महीने जीएसटी बिल आधा हो जाएगा। बिल्कुल आधा हो जाएगा, और बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे उसका, क्योंकि आप एक बार स्लो डाउन में आपने घुसा दी, उसको वापस निकालने में, जो हमने देखा था शक्तिकांत दास ने जिस तरह से एक तरह
आपको याद होगा 2 साल पहले जब हम चर्चा करी थी, जब उन्होंने Yes. रिस्क वेट बढ़ाए थे अनसिक्योर्ड लेंडिंग के, अब 2.5 साल बाद मार्केट उससे रिकवर हो रहा है। तो ये जो काफी स्टेप्स हैं, ये बड़े लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज को भी लीड कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है पॉलिसी लेवल पे। हमने अभी जीएसटी कट क्यों किया था? कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए। 15-16% हमने, जब से मल्होत्रा जी आए गवर्नर बने, इन्होंने पुश दिया, लिक्विडिटी बढ़ाई, तो क्रेडिट ग्रोथ 16% पहुंच गई। तो एक तरफ हमारा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाई, जीएसटी कम किया और लोन इजी किया। दूसरी तरफ आप कह रहे कंजम्पशन कम करिए, तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए डिट्रीमेंटल हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये नई सिचुएशन थी, हमें पता थोड़ी था वॉर हो जाएगा। दूसरी चीज मैं एक और आपके सामने पॉइंट रखता हूं, इस पे आप अपना व्यू दीजिए। देखिए, गोल्ड को लेकर के एक थ्योरी ये है कि जब आप ग्लोबल डेटा देखते हैं तो मुझे ये सवाल पूछना कि आरबीआई ने गोल्ड क्यों खरीदा था? उसने क्या देश में फॉरेक्स को खत्म करने के लिए खरीदा था? ये सवाल तो आरबीआई से पूछा जाए, भाई आपने क्यों खरीदा था? पूरी दुनिया को देख के खरीदा था या आपका कोई पॉलिसी थी? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि जो ज्वेलरी की डिमांड है, दुनिया में 2 देश हैं जहां सबसे ज्यादा ज्वेलरी कंज्यूम होती है, चाइना और इंडिया में। ज्वेलरी डिमांड लगातार गिर रही है, डेटा है, मैं इस पे शो कर चुका हूं कि ज्वेलरी की डिमांड एशिया में गिर रही है बिकॉज ऑफ इंडिया और चाइना। बढ़ रही डिमांड बिस्किट की, कॉइन्स की, इन सब की डिमांड बढ़ रही। तो लोग अब शायद ज्वेलरी की डिमांड जो अपील की जा रही है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग दूसरे लिए खरीद रहे हैं। और दूसरा, गोल्ड में इतनी तेजी सिर्फ इसलिए आई थी कि सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे थे जी। तो ये क्या, ये आरबीआई को भी या सेंट्रल बैंकर्स को भी ये कहा गया कि अब आप गोल्ड मत खरीदेगा? तो सेंट्रल बैंकर्स क्यों खरीद रहे थे जी? नहीं, आई थिंक ये एक जो मोदी जी ने कहा है अपनी तरफ से अच्छे इंटेंशन से कहा है, पर मेरा डर है कि ये उल्टा फोमो क्रिएट करेगा कि लोग कहेंगे कि अरे ऐसा क्या हो गया, तो सोना ले लेते हैं। और सोने के साथ एक ये भी एक सोना जो है वो एक नेचुरल हेज है रुपी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट, क्योंकि ग्लोबल प्राइस पे ट्रेड करता है। तो लोग काफी सोचते हैं कि अरे सोना ले लेते हैं तो जैसे डॉलर लिया वैसे ही चलेगा, तो अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो अपना नुकसान नहीं होगा। तो अगर अभी मैं खरीदूंगा और रुपया समझो 100 रुपए पे हो गया, तो मैं जब गोल्ड बेचूंगा तो मुझे 100 रुपए ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो ये एक मेरे को लगता है रुपए एज अ फिएट करेंसी का भी एक व्यू है मार्केट का कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये रुपए पे भरोसा नहीं है। और ये बड़ा चैलेंज है अगर इस सिचुएशन में हम आगे कि ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना डोमेस्टिक हाउस होल्ड और इन्वेस्टर्स को रुपए पे भरोसा रहा, तो ये तो बड़ा एक सॉवरिन संकट है फिर तो। और इस संकट सर बहुत सीरियस इसलिए है कि आप जनवरी फरवरी के ईटीएफ इसके नंबर देखिए, म्यूचुअल फंड के एसआईपी वाले, गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज्यादा पैसा गया है, सबसे ज्यादा पैसा उधर गया। क्यों गया? क्योंकि गोल्ड परफॉर्म कर रहा था, इक्विटी में लोग पैसा नहीं डाल रहे थे। तो आम इन्वेस्टर को हम समझते हैं कि उसको मालूम नहीं है, उसको हमसे ज्यादा मालूम है। डेटा दिखा रहा है कि उसने पूरा पैसा गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया, गोल्ड ईटीएफ में पैसा जा रहा था, क्योंकि आपकी करेंसी में रिटर्न बन नहीं रहा था। तो उसने सोचा डॉलर तो हम खरीद नहीं सकते, और फॉरेन फंड की $7 बिलियन की लिमिट है, तो उसमें पैसा नहीं डाल सकते, चलो गोल्ड में डालते हैं। गोल्ड अगेंस्ट डॉलर हेज हो गया हमारा, एक रीजन ये है। दूसरा, 3-4 बार ऐसे प्रयास पूर्व की सरकारें कर चुकी हैं। 1967 में, 68 में हुआ, फिर चिदम्बरम जी ने 7 और 14 में, 13 में किया था, और अभी ये हो रहा है। गोल्ड रुका क्या? 1967 में गोल्ड का 102 रुपए का 10 ग्राम भाव था, और 3 साल बाद वो 180 रुपए भाव था। तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आर्टिफिशियली आप सप्रेस कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो। एंड वो गोल्ड तो लोग इसलिए खरीदते हैं ना कि ये डॉलर के अगेंस्ट या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमें हेज दे रहा है जी। तो ये कैसे रुकेगा? ये क्वेश्चन ये है। क्या फिर इसमें वो वाली थ्योरी अपनी आती है कि कुछ बड़े कदम आगे आने वाले हैं क्या? नहीं, हो सकता है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने इतने बड़े मंच से कहा, तो एक प्रिपरेशन है, एक तरह से सावधानी की, एकदम से कुछ बड़ा कदम ना उठाया जाए, लोगों को एक समय दिया जाए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन गोल्ड के लिए। मुझे लगता है पेट्रोल और जो पंप प्राइसेस पे जो हाइक है वो तो हो जाएगी जल्दी 5-8% की, और मार्केट उसको डिस्काउंट भी कर रहा है, और मुझे लगता है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्केट और इकोनॉमी और एब्जॉर्ब कर लेंगे। पर गोल्ड एक ऐसी चीज है कि जो कुछ भी अमाउंट, मतलब
अभी मैं कहीं पे डेटा देख रहा था कि अगर 20% भी कम गोल्ड खरीदे लोग साल में, तो करीब 2,40,000 करोड़ का हमारी बचत होगी। पर दूसरी तरफ पिछले 4 महीने में, जनवरी से अप्रैल तक आप देखें तो 4 महीने में उतना पैसा तो एफपीआईज वापस ले गए हैं। तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि हम एफपीआईज को रोकें? उनकी क्या तकलीफें हैं? क्यों हाई टैक्स है, हाई एसटीटी है, हाई अदर टैक्सेस हैं? क्या है उनको कि वो ऐसा 2,40,000 करोड़ ले गए वापस, कि हमको अपने देशवासियों को बोलना पड़ रहा है कि भाई आप लोग गोल्ड ना खरीदो? तो ये तो आई थिंक बड़ी हाई लेवल थिंकिंग, एक कैलिब्रेटेड थिंकिंग की ज़रूरत है बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, पीएमओ, कि क्या हम जो अपील कर रहे हैं इसकी ज़रूरत भी है कि अगर हम एज अ डेवलपिंग नेशन हमको फॉरेन कैपिटल चाहिए, तो हम कैसे फॉरेन कैपिटल को लाएं और रोके, रादर देन सेइंग कि उसको जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तरफ हम अपने देशवासियों को बोलें कि भाई गोल्ड मत खरीदो, घर से बाहर मत निकलो, घर पे बैठ के काम करो, शादी मत करो, शादियों बाहर जाके मत करो। तो आई थिंक एक थोड़ा कंफ्यूज थिंकिंग है, मुझे ऐसा लगता है। नीरज जी, आई डोंट नो आपका क्या सोचना है इसके बारे में। नहीं, मुझे कंफ्यूजन इसलिए लग रहा है कि देखिए, इससे पहले जिस सलाह दी थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने की, उसने सरकार को कितना तगड़ा झटका दिया है जी। मतलब आई डोंट नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, जिसने भी वो आइडिया दिया था उसको गोल्ड की बिल्कुल समझ नहीं थी। जी बिल्कुल। क्या फटका लगा है सरकार को। जी बिल्कुल। कि आप गोल्ड बॉन्ड इश्यू करो, और गोल्ड जिस तरह से बढ़ा कि आपको ध्यान है बजट के दिन उसका बेस प्राइस ही नीचे कर दिया था। तो करना ही पड़ा ना, अब वो भी एक चीटिंग है एक तरह से, पर किसी ने कुछ कहा नहीं, पर वो है चीटिंग। गोल्ड को अब आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड, देखिए क्या हुआ, कल से करेंसी वीक हो गई, जब से अपील आई उसका करेंसी और वीक हो गई। बिल्कुल। और इंटरनेशनल प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो अगर आपको लगता है कि साल में $72 बिलियन का गोल्ड में से अगर मान लो 10-20 बिलियन डॉलर भी हमने बचा लिया, तो 1 लाख करोड़ बचा के कुछ नहीं होगा, 2 लाख करोड़ बचा के इससे नथिंग विल हैपन, क्योंकि उससे ज्यादा आपका मार्केट गिर जाएगा, जो कि गिर ही गया कल। 6 लाख करोड़ का नुकसान हो गया मार्केट। बिल्कुल। रादर क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा लीजिए, आदमी थोड़ा सा ऊपर नीचे मन मसोस के झेल लेगा। क्योंकि गोल्ड को मैं मानता हूँ कि केवल इसको ये समझना कि लोग ऐसे ही तफरी में खरीद रहे हैं, शौक में खरीद रहे हैं, नहीं, वो बड़ा सोच समझ के खरीद रहे हैं। और उसमें घर में अगर 3 पीढ़ी है तो 3 पीढ़ियों का एक मिलकर ओपिनियन बनता है कि हमको लेना चाहिए। वो एक आदमी या औरत नहीं डिसाइड कर रही है, वो आपके दादा दादी, आपके माँ बाप और आप खुद मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। भाई आरबीआई कौन सा गहने बनवा के पहनता, उसने क्यों खरीदा? चाइना के सेंट्रल बैंक ने क्यों खरीदा? जी। तो अच्छा एक और देखिए फन फैक्ट, अभी जब गोल्ड बहुत भाग गया था तो हमारे म्यूचुअल फंड वाले जो दोस्त लोग थे वो सब कह रहे, देखा गोल्ड वेल्थ इफेक्ट आ गया है गोल्ड की वजह से, लोग कितना फील गुड महसूस करें उनके पास सोना है और सोना डबल हो गया है। तो वो वेल्थ इफेक्ट भी चला जाएगा, आदमी अपने आप गरीब महसूस करेगा, मैं गोल्ड ही नहीं खरीद पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो आपकी फंडामेंटल राइट है जो हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना चाहिए। इतने फंडामेंटल तो एक ऐड करना चाहिए, हमें फंडामेंटल राइट टू बाय गोल्ड। बहुत ही डिस्टिंक्ट सिचुएशन है और मार्केट इस डबल धमाके को झेल नहीं पा रहा। एक तो मोदी जी का इफेक्ट आ गया और दूसरा ये एआई वाला इफेक्ट आ गया। तो अब बताओ मार्केट में क्या हो रहा है इधर, ये कब तक ही झेलता रहेगा बेचारा? देखिए मार्केट में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं नीरज जी। एक है फंडामेंटल जो अभी रिजल्ट्स बेसिस पे, रिजल्ट्स में हमने देखा कि जो लार्ज कैप्स हैं लार्जली डिसअपॉइंट किया, बैंक्स, आईटी सर्विसेज कंपनीज, ऑटो कंपनीज, जो एक्सपेक्टेशन था उससे बुरा ही परफॉर्मेंस था और ऐसा कोई रिकवरी लग भी नहीं रही। दूसरी तरफ है स्मॉल और मिड कैप्स, वहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस है। मतलब जो भी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 3-4-5 साल से कैपेक्स किया, आर&डी में स्पेंड किया, अच्छे रिजल्ट्स आए उनके। और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जैसे ईएमएस कंपनीज हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं, सबके रिजल्ट्स बढ़िया हैं। सो आई थिंक जो कंपनीज ने डिसाइड कर लिया था 2-3 साल पहले कि किस तरफ हवा बह रही है उसी के साथ चलें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फार्मा में, ईएमएस में, ऑटो कंपोनेंट में, इन सारे स्पेसेस में जो भी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज है रिजल्ट्स बहुत अच्छे। और मैं बहुत उम्मीद है इन सारी कंपनीज से मुझे कि ये मल्टी बैगर्स बनेंगी वहाँ से। तो ये तो एक फंडामेंटल बात होगी, पर उसके ऊपर एक बड़ा
स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ओवरले है इस समय जो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से है कि नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे है, कॉस्पी ऑल टाइम हाई पे है, जापान इतना स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहीं भी नहीं है बल्कि हम और नीचे गिरते जा रहे हैं। जो अभी जो MSCI एशिया इंडेक्स है उसमें अभी नंबर 1 वेटेज नीरज जी चाइना का नहीं है, पहली बार ताइवान का नंबर 1 है, ताइवान नंबर 1 है TSMC की वजह से, फिर चाइना, फिर कोरिया। तो आप, और उसमें इंडिया तो बहुत नीचे चला गया है क्योंकि इनोवेशन नहीं है। तो अब हमारा एक जो $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है वो बनेगा 6, बनेगा 7, बनेगा 8, 10 भी बनेगा, पर उसमें जो रिटर्न बनेगी वो बनेगी उन कंपनी से जो अभी मिड और स्मॉल कैप है, और वो मल्टी बैगर बनेगी। क्योंकि मुझे लगता है जो लार्ज कैप्स हैं उनमें से रिटर्न अब नहीं बनेगी। आपको शायद डबल डिजिट रिटर्न मिल जाए साल दर साल तो आप खुश रहिए, पर आपको अगर 20% रिटर्न बनानी है, मल्टी बैगर ढूंढने हैं, तो आपको स्मॉल और मिड कैप्स में ढूंढने पड़ेंगे। और उस सेगमेंट को मुझे लगता है मार्केट के टेक्निकल ओवरले से फर्क नहीं पड़ता है। जो मिड और स्मॉल कैप बायर्स हैं उनको क्रूड का क्या भाव है या फिर डॉलर रुपी कहाँ पे है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी स्पेस जो इन्वेस्टर्स के लिए है वो मिड और स्मॉल में है, अच्छा है। इस मार्केट करेक्शन को बिल्कुल यूज करना चाहिए। जो डिफेंसिव लगने वाले लार्ज कैप्स हैं उनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि वो ना डिफेंसिव है ना आपको कोई रिटर्न बना के देंगे। सो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करिए जो यहाँ से 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप बन सके, इस पोजीशन में है, इमर्जिंग सेक्टर्स में अच्छा मैनेजमेंट है, आई थिंक वहां पे रिटर्न बन जाएगी। तो इसलिए मैं इतना चिंतित नहीं हूँ मार्केट को लेके। हाँ, पर जो इंडेक्स लेवल पे ही देखते हैं, लार्ज कैप्स पे देखते हैं, उनके लिए अगले 3-6 महीने काफी मुश्किल रहने वाले हैं। ये बात तो है। खैर, मुझे तो एक हमेशा ये लगता है कि जो FII बेच रहे हैं उसके अलग अलग लोग तरह तरह के लॉजिक देते हैं। AI ट्रेड नहीं है इंडिया में, करेंसी वीक है, ये वो है। मुझे लगता है कि कोई और पहेली है जो जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं उतनी रिसर्च कर भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे मिल भी नहीं रहा उसका उत्तर। क्योंकि जब मैं देखता हूँ ब्राजील का मार्केट चल रहा है, अर्जेंटीना का मार्केट, वहाँ कौन सा AI ट्रेड है, बिल्कुल, वहाँ कौन सी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, देयर इज समथिंग एल्स। वो एक रहस्य है कि FII इतना नाराज इंडियन मार्केट से क्यों है कि उन्होंने अब तक, सर अभी 5वां महीना शुरू हुआ है, सिर्फ 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। बिल्कुल, सो वेरी बिग। पिछले साल तो उन्होंने 3 लाख करोड़ ही बेचा था, इधर तो अभी 4-5 महीने में 2.5 लाख करोड़ बेच दिया। तो मुझे लगता है कुछ और है, ये पता नहीं क्या है। इसी पहेली को मैं यहाँ रखूंगा, क्योंकि जब आपको कुछ पता हो तो बताइए, अदरवाइज मुझे लगता है इस पर और सोचना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। हाँ, मतलब आई थिंक क्लियरली ओवरसोल्ड है। आप किसी भी लेवल से देखें, हिस्टोरिकल लो है FPI होल्डिंग्स की, DIs की होल्डिंग बढ़ी जा रही है, वो ठीक है, पर FPIs की होल्डिंग इतनी गिरे और आप कहें कि हम ग्रोथ मार्केट है जो अगले 10 साल तक रिवॉर्ड करेंगे इन्वेस्टर्स को, पर आपका FPI का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करता है कि क्या वो मैक्रो से डरे हुए हैं, क्या वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से डरे हुए हैं, क्या वो लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ ग्रोथ से डरे हुए हैं, या जो टैक्सेशन लॉज हैं क्या उनको ये डर है कि शायद सरकार किसी दिन बैन कर दे कि हम पैसा नहीं ले जा सकते। हर तरह के डर हैं। तो मतलब इसमें क्या है जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि हर दिन $1 बिलियन की सेलिंग करें। तो वो तो मीम जैसे आपको याद होगा, वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रोज आओ पिटो मार खाओ सो जाओ। वैसे ही चल रहा है वो। तो मतलब किसी दिन अगर FPI का 8,000 करोड़ का इनफ्लो दिख गया तो पता नहीं मीडिया में क्या होगा उस दिन। मई के पहले दिन नंबर उनका अच्छा आया था पॉजिटिव बाइंग साइड का। उसमें शायद कोई एक, मैं ख्याल में अडानी पोर्ट में कोई डील हुई थी, इंटरग्रुप ही कुछ थी। ओके। तो उसकी वजह से नंबर पॉजिटिव दिख गया, लोग बहुत खुश हुए, चलो महीने की शुरुआत अच्छी है। और मई महीना जो बदनाम है कि बेच के लोग चले जाते हैं, वो देखिए पलट रहा है। और उसके बाद से वो जो बेच रहे हैं रोज की, मतलब कल ही देखिए 8,000 करोड़ बेचा। तो ये थोड़ा सा पता नहीं, मैं तो रोज सोचता हूँ, मुझे उत्तर नहीं मिलता, ये क्या मिस्ट्री है। अच्छा, किसी FII से पूछो वो भी नहीं बताता वो क्यों बेच रहे, बेचे जा रहे। नहीं, उनका सब टैक्टिकल रीएलोकेशन है, दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं।
वो वहां पे भी आप देखें तो फ्रैंकली अगर आप यूएस में भी जो सेमीकंडक्टर डीरैम स्टॉक्स जो अभी चले हैं चाइना में, जापान में और ताइवान में, वो भी एक बबल है क्लियरली, क्योंकि शॉर्टेजेस की वजह से डीरैम प्राइसेस बढ़ गए। दूसरी तरफ जो एआई के जो है स्टॉक्स, वो भी मुझे लगता है बबल जोन में है, क्योंकि किसी ने कोई पैसा बनाएगा नहीं कोई 10 साल तक, पर डिसरप्ट सब कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। सो आई थिंक वो भी एक बबल है, शायद वो बबल बस्ट होगा तो हमारे यहाँ पैसा वापस आएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जैसे .com के टाइम पे हुआ था। तो शायद उसके लिए भी वेट करनी पड़ेगी हमें, कि जब तक वहां से बबल बस्ट होके पैसा नहीं निकलेगा तब तक हमारा जो हाल है वैसे ही रहने वाला है। अब देखिए ना, एनवीडिया जैसी हार्डवेयर कंपनी क्या वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है, 70% ग्रॉस मार्जिन पे काम हो रहा है। ये भी कमाल है अपने आप में, हो रहा तो हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें। तो सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी, मैंने कहा दोनों विषय आपसे लिए जाएं, और ट्रिगर ये था कि आईटी की जो बहुत धुलाई हो रही है, हमने कहा आपके पास ही चलना चाहिए, शायद आपका आपने मेरे पीठ पे निशाना छाप दिया, मतलब अब लोग ढूंढेंगे मुझे आके। अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। लोग आपको थैंक यू बोलेंगे कि आप अकेले जो अपनी बात पे कायम है। बीच बीच में लोग बदल गए थे कि नहीं अब ठीक हो गया, वैल्यूएशन नीचे आ गए। आपने हमेशा कहा कि नहीं मैं आपके साथ हूँ इसमें, मेरी भी सुपारी कोई ले सकता है अगर बिजनेस इन क्वेश्चन है। जिसको लेनी है पहले नीरज जी के लीजिए सुपारी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आईटी मुझे विश्वास नहीं है। देखो मुझे याद है आपके पहले से हमारी चर्चा होती थी, और जितने भी एंकर थे उसमें आप ही थे जो ओपनली पूरा सपोर्ट किया जिसने, और आपने भी यही कहा, मुझे याद है 3 साल पहले जब हम बात करते थे कि इसमें क्या है जो वैल्यू है अभी, आई रिमेम्बर। आप सर्विस दे रहे हैं ना, तो कोई भी दे सकता है सर सर्विस, आप ही क्यों देंगे, कोई भी दे सकता है, और एआई वाले ने कर ही दिया। और सर्विस की जरूरत ही नहीं है, आफ्टर सम टाइम आगे तो लोग कह रहे हैं मैं अपने आप कर लूंगा ना भाई। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखा है, अब वो ड्राइवर की वैल्यू है, पर जहां मैं एक फुली ऑटोमेटेड कार में यूज करने लगूंगा, अगर इमेजिन करिए, तो बेचारा ड्राइवर की क्या जरूरत है फिर। अब उसको या तो कुछ और सीख लेना चाहिए फटाफट कर ले, या फिर वो लास्ट डेट तक वेट करे। तो इनोवेशन ऐसा ही है, ऐसे ही लोग जाते हैं। जब गाड़ी ऑटोमोबाइल नहीं बनी थी आईसी इंजन वाली, तो एक घोड़ा गाड़ी के लिए 6 लोग लगते थे, फिर जब वो बन गई तो एक ही ड्राइवर रह गया, तो 5 लोग की नौकरी गई फिर। तो ये तो नेचुरल आउटकम है हर चीज का, जितनी जल्दी लोग एंटिसिपेट कर लें उतना अच्छा है। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तस्वीर काफी चिंताजनक है, और ये जो नया धमाका है मोदी जी वाला, इसका कितना असर होगा ये हम देखेंगे। मुझे लगता है कि अगले महीने जीएसटी का नंबर भी कम आना चाहिए। जब लोग कम खर्च करेंगे तो जीएसटी नहीं देंगे, बिल्कुल, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है ओवरऑल। लेकिन फिलहाल एक चीज तो सही है कि लोगों को थोड़ा सा फालतू खर्चे कम करना चाहिए, वो तो मैं भी मानता हूँ। हालांकि मैं मोदी जी के सारे नियम का पालन करता हूँ सर। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मोदी जी ने ये नियम बनवाए हैं, मतलब अपील की है। देखिए, एक तो मैं बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ सर, 100%। मैं बाहर ही निकलता हूँ, आप जानते ही हैं। दूसरा, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, तो पेट्रोल डीजल से मेरा कोई दूर तो वास्ते में तो पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ है। विदेश मैं जाता ही नहीं हूँ घूमने के लिए, मैं तो देश में नहीं घूम पा रहा हूँ, बोरीवली नेशनल पार्क नहीं देखा अभी तक। और शादी का तो लफड़ा ही खत्म हो गया है। एडिबल 10% जो यूज होता है, मैं तो बहुत ही कम तेल में अकेले खाना बना लेता हूँ। बिल्कुल। फर्टिलाइजर का मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास खेती भी नहीं है। मैं खेत भी नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो सोलर पंप का भी लफड़ा नहीं है। और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये मैं माफी चाहूँ, क्योंकि मेरा जिस लैपटॉप से हम ये शो कर रहे हैं वो एप्पल का है, और माइक जो मैंने रखा है ये हॉलीलैंड का है। तो ये 2 प्रोडक्ट खाली मेक इन इंडिया नहीं है, लेकिन बाकी तो मैं सारी शर्तें पूरा कर रहा हूँ सर। आप ये समझ नहीं, तो अगर पीएमओ से या मोदी जी देख रहे हैं बाई चांस इस शो को, तो मैं ऐसे अपील करूंगा कि नीरज जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए इस कैंपेन का, क्योंकि वो परफेक्टली फिट हो रहे हैं हर एक चीज पे। मैं सारे नियम का पालन कर रहा हूँ इसमें ऑलरेडी। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और दर्शकों से मेरी अपील है कि जहां तक हो सके फिजूल खर्ची रोकें, वो देश हित में है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वो होंगे, आप करें ना करें लेकिन उसके इम्पैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करते तो ये देश हित में ही है, बहुत जरूरी भी है। सो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक पे। बिल्कुल नीरज जी, थैंक यू।